हाँ बोलिए 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 सर बोलिए बोलिए बेटा। सर मैं पूछ रही थी, अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है तो न्यूमेरिकल मतलब किस हिसाब से रहते हैं, क्या क्या सेक्शंस में कैसे न्यूमेरिकल और कितनी थ्योरी का क्या रहता है सीन? 60-40 60 पैटर्न। 40 60 थ्योरी। पैटर्न, यस पैटर्न की है देखो। अब अच्छा सर, जनरली सर न्यूमेरिकल्स लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं? नहीं, आपका जो शॉर्ट का सेक्शन होता है, यस सर। जो शॉर्ट आते हैं उसमें शायद 9 या 10 आते हैं ना, जी तक, ए बी यस सी सर, डी 10 ए आते जी, हैं। 10 यस आते सर। हैं। तो उसमें 2 से 3 आप ये मान के चलिए कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे न्यूमेरिकल में। 4 नंबर का होगा ना ओके आपका शॉर्ट, सर। यस आपका सर। यस सर। न्यूमेरिकल ये तो 4 का हो जाएगा। एमबीए बीबीए में वो 3 का हो जाता है, तो आपके लिए 4 का हो जाएगा। तो ये 4 नंबर के आपके शॉर्ट न्यूमेरिकल्स 2 से 3 का आप रखिए मैक्सिमम। ये और सर लॉन्ग पैटर्न। क्वेश्चंस में ऑप्शंस रहते हैं थ्योरी और न्यूमेरिकल लॉन्ग का? लॉन्ग क्वेश्चन में ऑप्शन भी रहता है, और किसी किसी जगह पर ये ट्रैप भी रहता है कि आपको ऑप्शन ना मिले। दोनों ही न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बने हुए। सर मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं, थ्योरी या न्यूमेरिकल का ऑप्शन रहता है? हाँ बोल तो रहा हूँ मैं कि नॉर्मली रहता है। ठीक, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है एक आध क्वेश्चन में कि आपको मौका ना मिले, तो आप तैयारी रखिए अपनी। और अगर आपका अच्छी तैयारी न्यूमेरिकल्स की बड़े की हो जाएगी तो शॉर्ट अपने आप कवर हो जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी हद तक अपने आप कवर हो जाएंगे। और आगे ओके से सर। जैसे जैसे ये टॉपिक हमारा कोई भी कवर अप होता है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने इस बुक में एक्सरसाइज में पड़े हुए हैं आपके, ये सारे के सारे मैं डाल दूँ पिक्चर में आपके पास। तो आप सारे लोग उसकी प्रैक्टिस करो, जिनके पास बुक है वो करें, और उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पीछे की क्लास में मैंने दो दो या चार पांच आपको सैलरी के शॉर्ट क्वेश्चन डाले थे, और उनको मैंने डिस्कस भी कर दिया है। तो अगर उसको आप लगा लीजिए, कहीं कोई डाउट रहता है तो पीछे के लेक्चर्स में आप उसको ढूंढ के देख सकते हैं कैसे हुआ है। ठीक। और लॉन्ग क्वेश्चन भी एक डिस्कस कर दिया है। आज ये मैं सोच रहा हूँ कि जो सैलरी का एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर देता हूँ। तो आप देखिएगा कि इसमें साइड बाई साइड काफ़ी चीज़ें ऑब्जेक्टिव की क्लियर होती चली जाएगी। न्यूमेरिकल ऑफ द इनकम टैक्स इज नॉट एज सच लाइक न्यूमेरिकल। वो थ्योरी है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। आप जब लगाएंगे तो खुद ही महसूस करेंगे कि अरे ये कहाँ से होगा। अच्छा वो पढ़ा था, वो वाला सेक्शन है, वो एग्जामेशन है, वो फलाना है, तो यही तो थ्योरी है। थ्योरी में यही तो पूछ लेगा कि मान लीजिए जब कल आपका एक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें एजुकेशन अलाउंस आया, वो थ्योरी में पूछ लेता है एजुकेशन अलाउंस इज अलाउड अप टू ₹150, 100 और 175 और 125। तो अगर आपने लगाया है कहीं पर भी तो आपके दिमाग में छपा रहेगा कि यार ये तो 100 है। गेटिंग। तो बिल्कुल घबराइए मत, आप आराम से पढ़ते चले जाइए, ऑब्जेक्टिव आएगा। और आपने अगर मेहनत की है तो वो ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक। वो ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर कराएगा। थ्योरी में आपके पास होने के और स्कोरिंग, एवरेज स्कोरिंग के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, बट हाई स्कोरिंग के चांसेस में कमी आती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर आपको अच्छे से आ रहा है, नॉलेज है, तो ऑब्जेक्टिव हाई मार्क्स स्कोरिंग के लिए आपके लिए ज़्यादा बेहतर रास्ता है। हर एक के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, केवल और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि ये हो रहा है या ये नहीं हो रहा, लेकिन अगर कुछ भी हो रहा है तो हर एक के साथ मेरिट और उसकी डीमेरिट्स हैं, इसकी चर्चा हो रही है। ठीक। तो अब हम लोग अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करें। हाँ एक बात और है, अगर जैसे भी मेरी जानकारी में कुछ आता है कि आपका पैटर्न किस ओर जाने वाला है, तो वो मैं आपको हिंट कर दूँगा, बल्कि बता ही दूँगा। ठीक, बेफ़िक्र रहिए आप, अगर मेरी जानकारी में कुछ आएगा तब। और आगे से कोशिश ये करूँगा कि आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल्स दिए जाएँ, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट न्यूमेरिकल आप कवर कर पाएँ। तो इसके नाते आपकी थ्योरी भी कवर होगी, और ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ उसका पार्ट आ रहा है तो वो भी चीज़ कवर हो जाएगी। इतना तो अभी हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आगे से आपको नौ लॉन्ग न्यूमेरिकल ना दिए जाएँ। चलिए, तो एक क्वेश्चन जो हम लोग का लॉन्ग लॉन्ग न्यूमेरिकल का है उसको डिस्कस कर लेते हैं। दैट वाज ऑफ द सैलरी। और सैलरी में वो सैलरी वाली पिक डेटा निकाल लीजिए आप, उसमें वो मिस्टर नायर करके एक क्वेश्चन होगा आपके लिए। एक जो था वो तो कल डिस्कस हो गया था, भरतपुर वाला। एक मिस्टर नायर का है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। और एक बात है वो बेटा ऑन रिकॉर्ड,
भी मुझे बोल ही देनी चाहिए कि जो भी कहना पड़ जाता है या आपको टोकना पड़ जाता है, बिकॉज समबडी इज ऑल्सो लुकिंग मी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी बेटा जवाब देना है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं मुझे कुछ बोलना पड़ जाता है। डोंट टेक इट अदरवाइज, उसको बिल्कुल अन्यथा मत लीजिए। सामने और रूबरू आप मिलेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कोई भी क्रोध या रंज मेरे चेहरे मिलेगा नहीं आपको मेरे अंदर। लेकिन हम लोग बेटा खड़े ऐसी जगह है जहाँ हमारे ऐसे रिलेशन है और मुझे भी किसी को जवाब देना ही है, और चीज़ें सब बेटा वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में है। तो आप समझ रहे हैं ना कि हर एक की अपनी लिमिटेशन है। तो एज टीचर और एज योर गाइड मेरी भी अपनी लिमिटेशन है, इसलिए मुझे कहीं कहीं आपको बोलना पड़ जाता है कि बच्चों अटेंडेंस ठीक रखो, कल को कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आपके लिए जो चीज़ है वो मेरे लिए भी एम्बेरसमेंट है ना कहीं, इसलिए केवल इतना है, बाकी इसको आप पर्सनली बिल्कुल मत लीजिए। चलिए अब जल्दी से हम लोग अपनी प्रॉब्लम को देख लेते हैं। मिस्टर नायर, मिस्टर नायर इज वर्किंग इन द एडवर्ड जूट मिल्स। मिल गया क्वेश्चन बच्चा? यस सर। ओके, मिस्टर नायर इज वर्किंग इन द एडवर्ड जूट मिल कोलकाता। उसकी बेसिक पे है उनकी 70,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस एट द रेट 5,000 पर मंथ, इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर 500 पर मंथ, एजुकेशन अलाउंस 350 पर मंथ। इस तरीके का ये क्वेश्चन है। और उसके बाद में क्या क्या मिलना है इनको? एक चाइल्ड है, अच्छा उसकी एजुकेशन हो गई, फिर एक फेयर रेंट पर मकान भी मिला हुआ है, 2 लाख रुपए पर एनम का फेयर रेंट है उसका। ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड बाई द मेल एंड द फैसिलिटी ऑफ फ्री यूज ऑफ फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, ये दो चीज़ें और मिली हुई हैं फ्री यूज़ के लिए। अच्छा साहब, और मिल हैज़ प्रोवाइडेड इन द 2 स्मॉल कार। सब दो 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 गाड़ियाँ आ गई। ऐसे 2 गाड़ी आ जाए तो आप फौरन सतर्क हो जाइए कि 2 गाड़ी आने का मतलब है कि एक आपको ये बताएं ना बताएं आपको किस में डाल देनी है, प्राइवेट यूज़ में। अब कॉम्बिनेशन निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है कि कौन सी उनको सस्ती पड़ेगी। 2 small cars, the expenses relating to cars are borne by the mill. The cars are used partly for the private purpose. Okay, मतलब दोनों इस्तेमाल हो रही है। ओके, द ड्राइवर इज पेड बाय द मिल। अदर इंफॉर्मेशन इज द कॉस्ट ऑफ कार, सैलरी ऑफ ईच ड्राइवर, कॉस्ट ऑफ ईच कार हो गई, एक्सपेंसेस ऑफ कार 1 एंड कार 2, 15,000 का मेडिकल एक्सपेंस भी है। बहुत कुछ है भाई इसमें तो। चलो पूरा रिवीजन करा देगा आपका। जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, फटाफट स्टेटमेंट बनाइए। और 250 दिन का क्या है, खाने वाने का भी कुछ है। चलिए, तो जल्दी से हम लोग इसका एक स्टेटमेंट बनाइए। कंप्यूटेशन ऑफ द सैलरी ऑफ मिस्टर नायर, सैलरी तो पूछ रहा है ना? यस, कंप्यूट द सैलरी। यस, कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर नायर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। यहाँ तक का काम आप कर लीजिए। बेसिक पे आउटर कॉलम में डायरेक्ट ले जाएंगे हम लोग। बेसिक पे 3 की 70 मल्टीप्लाई बाय 12, 8,40,000। चलिए, डियरनेस अलाउंस 60,000, 5,000 के हिसाब से है तो मल्टीप्लाई बाय 12। इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस पहले हमको ले लेना होता है, क्योंकि वो आप याद करो डिडक्शन में बाहर होता है। ठीक, अगर बाहर भी होगा तो वो देखना पड़ेगा कि क्या है ये। तो अगर इंटरटेनमेंट अलाउंस इनके लिए इंक्लूड कर लीजिए आप। कितना मिल रहा है? 1,500 रुपये महीना, तो मल्टीप्लाई बाय 12, 18,000। एजुकेशन अलाउंस 4,200 मिल रहा है। 350 को मल्टीप्लाई करिए 12 से, तो 4,200 मिल रहा है। और एग्जेप्ट होता है ₹100 पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। तो फॉर अ चाइल्ड है तो 1,200 रुपये बाहर कर दिए इससे आप, तो हमारे टैक्सेबल कॉलम में चला जाएगा 3,000। अब वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस ये निकालनी है आपको। तो फॉर द पर्पज ऑफ द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस क्या कैलकुलेशन है, क्या क्या लेना है हमको? सैलरी लेनी है 8,400। डीए का कौन सा हिस्सा लेना होता है? डीए का हिस्सा वो लेना होता है विच इज़ द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। डीए कितना है इनका? डियरनेस अलाउंस 5,000, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है कुछ।
चलिए, डीए का कितना हिस्सा ले बेटा? आपकी तैयारी हो रही ना, यही ऑब्जेक्टिव में आ जाए अगर तो क्या करेंगे आप? छोटा सा डीए का कितना हिस्सा लिया जाए? सैलरी वाली पिक है आपके पास इसकी? सैलरी की पिक है ना, ये बुक होगी ना आपके पास? सैलरी वाली पिक जल्दी से निकालिए इसकी और उसमें बताइए मुझे डीए कितना लेना है इनका। क्वेश्चन नंबर, यस बच्चों, डीए कितना लेना है इनका मिस्टर नायर का? क्या करना है डीए का? इज देयर रिटन डीए इज अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट? सैलरी वाला बेटा पिक देखा जल्दी से? इसी था, बताओ सैलरी वाले पिक में क्या लिखा है? फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द रेंट फ्री हाउस सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी करके एक पिक मैंने आपको काफी दिन पहले भेजा होगा। सर एक मिनट ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। एक काम करिए, अच्छा फिर जितने भी लोग अभी हैं, तो आप लोग अगर काम अच्छे से कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बेटा ये लगा लो। तो आपके पास अगर लगा हुआ होगा तो हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। गलत हो सही हो आगे तो बढ़ पाएंगे ना, क्योंकि अब ये टाइम ले लेगा फिर। तो बड़ा क्वेश्चन है एक एक स्टेप में, इजंट इट? तो इसको अब बच्चों जरूर लगा लेना, क्योंकि जो भी होना है आपका, एमसीक्यू होना हो, बड़ा होना हो, तो अब ये ज़्यादा दूर है नहीं, बहुत जल्दी ही कुछ हो इसकी अनाउंसमेंट आएगी आपके लिए। एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं हम केवल, ठीक? तो इसको आप लगाइए, तब डिस्कस होगा तो हम लोग का टाइम बहुत बच जाएगा, क्योंकि इसमें कार वाला इशू भी है, ये भी आप सेटल करिए, और भी कई सारे इश्यूज हैं। तो इनको जब आप सेटल करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छे से आप इसको कर पाए, करिए तब फिर ये डिस्कस होगा बेटा, तो टाइम कम लेगा। इसको प्लीज़ 2 बार प्लीज़ बोलेगा, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लगाइए ज़रूर, फिर डिस्कस करेंगे। तो अभी जल्दी से एक वो जो छोटे छोटे हैं उनको कर लेते हैं, फिर हाउस प्रॉपर्टी के डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और उसका जो सबसे वाइटल पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑफ द प्रायर पीरियड को कैसे कैलकुलेट करना है, वो आज सेटल डाउन कर देंगे, तो आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी सारा एरिया कवर अप हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग अब उस पर आ जाते हैं कि जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के क्वेश्चंस हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको 2 भेजे हैं। एक तो भेजा है मैंने, एक्स इज एम्प्लॉयड इन द कंपनी एंड इज पेड ए सम ऑफ 9 लाख रुपीज on voluntary retirement of the service. The normal age of the retirement in the company is 60, who was 50 at the time of retirement and completed 22 years of the service. The monthly salary at the time of retirement is 20,000, dearness allowance 50% includable, for pension 8,000, HRA 5,000, ये इन्होंने दिया है। अब आपको पूछ रहा है वो कि एग्जेम्प्टेड एचआरए निकाल दीजिए और टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड वीआरएस का अमाउंट बता दीजिए और टैक्सेबल अमाउंट बता दीजिए। तो फटाफट से उस पर जाइए। हम लोग का जो वीआरएस का पॉइंट है उसमें क्या क्या लेते हैं हम लोग? अमाउंट रिसीव लेते हैं। अमाउंट रिसीव के बाद में 3 मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय द कंप्लीटेड ईयर्स, ये सेकेंड फिगर होती है हमारी। थर्ड फिगर होती है हमारी द बैलेंस ऑफ मंथ रिमेनिंग इन द सर्विसेज मल्टीप्लाई बाय द सैलरी, और मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो कि इस केस में है 5 लाख। तो अमाउंट रिसीव्ड आपको पता है 9 लाख, मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको पता है 5 लाख। अब 3 मंथ सैलरी आपको निकालनी है। तो 3 मंथ सैलरी इसके पर्पज से बेटा कितनी होगी? 3 मंथ सैलरी के लिए भी वीआरएस में एचआरए वाली सैलरी लगती है, तो बेसिक पे ले लीजिए पूरी पूरी 20,000, और डियरनेस अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज 50%, तो 50% 8,000 का हो जाएगा 4,000, तो 24,000 रुपये आप ले लीजिए, 24,000 एज अ सैलरी।
24,000 मल्टीप्लाई बाई द 3, दिस इज द 3 मंथ सैलरी। तो 3 मंथ सैलरी और कंप्लीटेड ईयर्स कितने, 22। 24,000 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 22, तो जो फिगर जनरेट होगी 15,84,000, ये आपकी वो कंडीशन फुलफिल कर देगी कि 3 मंथ सैलरी फॉर द ईच कंप्लीटेड ईयर्स। एक आपके पास अमाउंट रिसीव्ड हो गया, एक मैक्सिमम लिमिट हो गई, 3 फिगर आपने जनरेट कर ली। 4th फिगर आपको जनरेट करनी है, दैट इज द मंथ रिमेनिंग इन द सर्विसेज मल्टीप्लाई बाय द 3 आपकी जो सैलरी है। तो जल्दी से देख लेते हैं आपकी सैलरी कितनी, 24,000, और मंथ कितने बाकी रह गए। उन्होंने बोला 50 साल में वो वीआरएस ले लिया और 60 साल तक की नौकरी थी। कोई आपको मंथ अंत इन्होंने एज सच दिए ही नहीं कि जनवरी में था कि कब था। तो आप पूरे पूरे फुल नंबर ऑफ ईयर्स ले सकते हैं। तो 10 ईयर्स की सर्विस बाकी है, 10 ईयर्स की सर्विस मल्टीप्लाई बाय द 12 मंथ्स, 120 मंथ्स। तो 120 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय द 24,000, तो ये फिगर आपकी निकल के आ जाएगी 28,80,000। तब आपके पास चारों फिगर हो गई। लीस्ट ऑफ द 4 इज द एग्जेम्प्टेड। इन चारों में जो सबसे कम होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो इन चारों में सबसे कम कितनी है, मैक्सिमम लिमिट, जो कि 5 लाख है। तो ₹5 lakh फ्रॉम द वीआरएस रिसीव्ड इज एग्जेम्प्टेड, एंड द रिमेनिंग 4 lakh which is the outcome of actual VRS received deducted by the 5 lakh rupees। तो ये 4 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे as the VRS amount received। कोई डाउट बेटा, प्लीज, कोई डाउट? ओके, अगला जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। अगला दूसरा क्वेश्चन था हम लोगों का, एन एम्प्लॉय रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 4 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1 लाख। कि कोई व्यक्ति रिटायर हुआ और उसको रिटायरमेंट के समय 4 लाख रुपए मिले, जिसमें कि 1 लाख रुपया इंटरेस्ट का शामिल है। और ये उसे मिला किससे, ये उसे मिला है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इज द हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। अब ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तब बोलता है टैक्सेबल अमाउंट बताओ। अब हमने आपको अच्छी तरीके से याद हो, जब हम लोग की फंड की क्लास डिस्कस हो रही थी तो मैंने बोला था कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की जहां बात आ जाए तो आपको 4 अमाउंट ढूंढने हैं। आपका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, आपका इंटरेस्ट और एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट उस फंड में। तो उसने खुद ही आपको बता दिया कि 4 में से 1 लाख इंटरेस्ट का है और दोनों का आधा आधा है। तो 150 इज योर कंट्रीब्यूशन एंड 150 योर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट भी आधा है, 50,000 एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट और 50,000 आपके उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ। अब इसमें क्या क्या चीज टैक्सेबल हो सकती है एज सैलरी, जल्दी से बताइए क्या क्या चीजें टैक्सेबल हो सकती है एज सैलरी। एज सैलरी क्या क्या चीजें टैक्सेबल हो सकती है? एज सैलरी जो हमारे लिए टैक्सेबल हो सकती है वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, एज वेल एज द इंटरेस्ट as well as the interest you have received on the employer's contribution। ये दोनों आपको सैलरी है, because these two benefits are you are getting from the employer। एम्प्लॉयर की तरफ से ये आपको बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं, और एम्प्लॉयर की तरफ से जो भी बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज ड्यू टू द रिलेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, तो वो सैलरी के उसमें आएगा। तो 2 लाख रुपीज इज सैलरी, ठीक। 150 ऑफ द एम्प्लॉयर्स फंड contribution and 50,000 the interest generated upon। अब जो 50,000 interest generated on your contribution ये भी टैक्सेबल है, क्योंकि उसने आपसे टैक्सेबल बात पूछी है, बट नॉट अंडर द हेड सैलरी। इसका हेड होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि ये सैलरी के कारण पैदा नहीं हुआ, ये आपने जो जमा किए थे 1.5 लाख रुपए, इस पे इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये इनकम तो है पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में लिखी जाएगी। तो अगर आप लिखेंगे, इसका कमेंट अगर लिखना पड़ जाए आपको, तो कमेंट में आप लिखेंगे कि टोटल टैक्सेबल इनकम की बात करें अगर आपसे, तो 2 लाख रुपए वो और 50 ये 2,50,000। सैलरी 2 लाख, 50,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्लियर। और जो 1.5 लाख रुपया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है दैट इज एग्जेम्प्ट।
अब इसी पर आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि इस तरीके की कुछ छोटी मोटी आपको फिगर दे दे और बोल दे कि इसमें जो है वो सैलरी बता दो, या इसमें कौन कौन सा पार्ट सैलरी बन सकता है, या टोटल इनकम बता दो, और दो चार फिगर आपको जंबल करके दे दे इधर से उधर। गेटिंग? तो ये शॉर्ट न्यूमेरिकल हम लोगों के लिए बहुत काम के होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर एग्जामिनर के दिमाग में ये हो कि थ्योरी के साथ साथ हमें कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल का भी टेस्ट डालना है इसमें, तो इस तरीके के क्वेश्चन उसके लिए बड़े मददगार हैं। इसमें वो जंबलिंग कर सकता है आपके लिए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो मैं सारे के सारे अब शॉर्ट क्वेश्चन आपको डालता हूँ, इनको आप करिए और इसको फिर हम लोग डिस्कस करें। तो इनमें बहुत खतरा है अगर ऑब्जेक्टिव की ओर आपका रुझान जा रहा है। ठीक, तो ये दो थे हमारे पास, ये दो डिस्कस हो गए। फर्दर आगे और देखता हूँ क्या डिस्कस हो सकते हैं। अब हम लोग अपने बेस टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हमारा चल रहा है। हाँ, कोई क्वेरी अगर अभी तक आपकी बनी हो तो बेटा उसको पूछ लीजिए फटाफट। कोई क्वेरी अगर आपकी अभी तक बेटा जनरेट हुई हो तो वो पूछ लीजिए। नहीं है? अनरिकॉग्नाइज्ड वाला जो पार्ट डिस्कस हुआ है इस पे कोई क्वेरी नहीं है ना? नहीं है, चलो बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। काफ़ी सारी बातें इस पे हमारी आपकी डिस्कस हो चुकी हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से। अब जीएवी तक भी हम लोग पहुंच चुके थे, जीएवी से एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है इस तक भी पहुंच चुके थे, और जीएवी से एनुअल वैल्यू के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकलती है ये भी डिस्कस हो चुका था। अब ये जो हाउस प्रॉपर्टी तक पहुंचते हैं हम लोग एनुअल वैल्यू के बाद, इसमें क्या करना है हमको? इसमें आपको दो डिडक्शन अलाउ करने हैं अंडर सेक्शन 24। पहला अलाउ होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसका भी नाम स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो सैलरी वाला 50,000 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वो फिक्स है 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू आपकी आ रही है जीएवी के बाद, वो जो म्युनिसिपल टैक्स और ये सब आप घटाते हैं, या अनरियलाइज रेंट जो जीएवी के पहले घट जाता है, इसके सबके बाद आपकी एनुअल वैल्यू आती है। इस एनुअल वैल्यू का 30% आपको लगा देना है इन द केस आपका सब पेज नंबर बता दीजिए। ओके। देखिए बेटा हम तो तेजी से लेके चल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें इसकी डिस्कस हो चुकी हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अभी जहाँ पर हम लोग हैं वो आप देख सकते हो 177 पर। 177 निकालिए, और 177 में आप देखोगे कि एट द एंड यू विल फाइंड अ बॉक्स। मिल गया? तो उस बॉक्स में आप देख लीजिए कि जीएवी तक का कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनुअल वैल्यू तक भी पहुंचने का हम लोगों को रास्ता पता हो गया है कि जो भी टैक्स उसने पे किए हों ओनर ने, और कल मैंने ये बात आपको बोली थी कि ओनर ही पे करे तो डिडक्ट होगा। ओनर के बिहाफ पे अगर टेनेंट ने पे कर दिया तो डिडक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन गया आपके लिए। ठीक, कि ये म्युनिसिपल टैक्स है और ओनर ने ना दे के उसके भाई ने दे दिया, या मुझे किराया लेना था तो मैंने बोला किराया मुझे मत दो, जाके टैक्स जमा कर दो, ऐसे करके उसने चार कुछ बना के घुमा के दे दी। तो आपको कहाँ टिक मारना है कि इफ डिपॉजिटेड बाय द ओनर देन ओनली डिडक्टेबल टू जीएवी, अदरवाइज नो। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अनरियलाइज रेंट, ये अनरियलाइज रेंट आपका जीएवी के पहले हट जाएगा, तब एनुअल वैल्यू जी हटाएंगे आप, तब आपकी एनुअल वैल्यू आएगी। अनरियलाइज रेंट के लिए रूल 4 सेटिस्फाई होना चाहिए, इतनी शर्त है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद लिखा है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो पहला आ रहा है आपका 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू। जो भी एनुअल वैल्यू निकल के आए इसका आउट राइटली 30% आपको हटाना है, कसम खा के। कुछ भी घुमाए आपको क्वेश्चन, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए कि उन्होंने रंगाई इतने की करा दी, पुताई इतने की करा दी, वार्ड वॉशिंग हो गई, फलाना हो गया, रिनोवेशन हो गया, इसके खर्चे इतने हैं और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, व्हाट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू, तो भूल कर भी किसी पर भी टिक नहीं लगाएंगे आप, केवल 30% पे लगाएंगे। कैसे भी आपको कंफ्यूज करें। ऐसे ही आपको म्युनिसिपल टैक्स के केस में कंफ्यूज कर सकता है, ग्राउंड रेंट फलाना डिमका, कई नाम दे दे, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स ही पकड़ना है आपको।
ठीक, अगला पॉइंट, दो बातें आपकी घट गई। तीसरी बात है आपके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरीके का होना चाहिए कि वो लोन जो आपने लिया हो फॉर द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी और फॉर द कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी की जिसकी हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, उसी को खरीदने के लिए या उसे बनाने के लिए या उसमें रिपेयर करने के लिए आपने अगर कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट डिडक्टेबल है एनुअल वैल्यू से। तो जो जो चीज़ें एनुअल वैल्यू से डिडक्टेबल है मीन्स दे आर गोइंग टू रिड्यूस द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिड्यूस हो रही है इसका मतलब आपका लिए टैक्स रिड्यूस हो रहा है। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये लोन मैंने आपको बता दिया कि उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो। दूसरी बात याद कर लीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि पहले से आपका कोई लोन चल रहा हो, उसको आप चेंज करो किसी दूसरे लोन से तो भी अलाउ है। पर्पस यही होना चाहिए। कल मैंने इसको डिस्कस भी किया था, तो कल आप लोग नहीं थे, दूसरे थे, तो इसलिए जल्दी से दोहरा देता हूँ कि मान लो आपने किसी एक बैंक से लिया एसबीआई से, तो आपको लग रहा है यार कि यहाँ का इंटरेस्ट 12% है और पीएनबी जो है वो 11 पे ऑफर कर रही है, 10 लाख का लोन है, बड़ा फर्क पड़ जाता है साल में। मैं एक काम करता हूँ कि पीएनबी से लोन ले लेता हूँ, इतना ही लूंगा और पूरा का पूरा एसबीआई का लोन सेट ऑफ कर दूंगा। तो इसी पर्पज से अगर आप ले रहे हैं कि पूरा का पूरा आप इस लोन को उससे सेट ऑफ करा देंगे नए वाले लोन से, तो ऐसे लोन का इंटरेस्ट भी आपके लिए डिडक्टेबल टू एनुअल वैल्यू है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक लोन जो डायरेक्ट लिया गया हो, एक लोन जो इनडायरेक्ट फॉर द पर्पज टू सेटलिंग दिस लोन, पर जो आप नया लोन ले रहे हैं उसका कोई भी पाई आना, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, देसी भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई भी पाई आना कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल ना हो, शर्त ये है। अब जब आप कंडीशन ढूंढेंगे तो सब जगह ये बातें मिल जाएंगी जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, पूरा का पूरा इसमें रिम्बर्स होना चाहिए तो ही वो उसके लिए इंटाइटल होगा। ठीक, तीसरी बात, इस इंटरेस्ट में एक इंटरेस्ट और आपके लिए जुड़ जाता है, दैट इज द प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। ये प्रायर पीरियड क्या है कि जो हमारे करंट ईयर का नहीं है, इससे पहले का है, यानी पहले का जो भी इंटरेस्ट हम नहीं दे पाए हैं वो इंटरेस्ट भी हम करंट ईयर में घटवा सकते हैं, उसकी शर्तें अलग हैं, उसी को मैं आप सबसे जोर से डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, एक बहुत मेन बात जो आपको अंडरलाइन करके लिख लेनी चाहिए इंटरेस्ट के केस में, एक्रूअल ऑफ द इंटरेस्ट इज ऑल्सो डिडक्टेबल। जनरली आप देखते होंगे कि पेमेंट ही डिडक्टेबल हुआ है, जहाँ भी आपने डिडक्शन 80C के पढ़े हो, कुछ भी पढ़ा हो, जब तक पेमेंट नहीं है तब तक आपकी इनकम में से कुछ भी डिडक्टेबल नहीं होता। बट इन द केस ऑफ द इंटरेस्ट रिगार्डिंग द हाउस प्रॉपर्टी इज डिडक्टेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। वो ड्यू हो गया है, एक्रू हो गया, पेमेंट अभी आपने किया है नहीं किया है तो भी आप उसको डिडक्ट करा सकते हैं। क्लियर, इसको भी आप ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या अगर बुक में आप चाहें तो फिर मुझे अभी ढूंढवाना पड़ेगा कहाँ पे लिखा है। ढूंढवाऊँ क्या? मेरे बाद में ढूंढवाना, मिल जाएगा आपको बेटा, आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक, एक्रूअल भी जो है इसका ये हटाया जा सकता है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। ये दो बातें हो गई। तो करंट पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो तो आप इजीली ढूंढ लोगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नो, अब ये प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट कैसे ढूंढा जाएगा? तो जल्दी से पेन पेपर पर एक पेंसिल या पेन उठाइए और एक पेपर, एक बनाइए स्टार्ट डेट, मतलब जहां से आपका लोन स्टार्ट हुआ, और एक लाइन आगे बढ़ाते चले जाइए, कहीं पर रोक दीजिए उस लाइन को। जो स्टार्ट डेट है हम लोग मान लेते हैं कि वो कोई आज से 5 साल पहले की, अभी क्या चल रहा है 21, तो 2015 की है कोई डेट। ठीक, एक महीना भी ले लेते हैं क्योंकि महीने में कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो अप्रैल ले लेते हैं, राउंड ऑफ एकदम 1 अप्रैल 2015 से आपका लोन स्टार्ट हुआ। तो दो कंडीशन होगी, या तो आप लोन का पेमेंट कर चुके होंगे, या जिस पर्पज से लोन लिया है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। तो आइदर द कंस्ट्रक्शन बी कंप्लीटेड और द लोन इज पेड। तो ये दो डेटें बन सकती हैं, या इनमें से कोई एक डेट बन सकती है। लोन के साथ यही तो होगा ना, हम उधार लेंगे तो किसी पर्पज से लेंगे, पर्पज मकान को बनवाना था, तो अगर मकान को बनवाना था तो या तो मकान बन के कंप्लीट है, या लोन ही हम दे चुके, हो सकता पहले ही हम रीपे कर दें, हमारे पास रिसोर्स कुछ अच्छे हैं तो
तो इन दोनों डेटों में वेदर द पेमेंट ऑफ द लोन और वेदर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड, इन दोनों डेटों में विच एवर इज अर्लियर, वहां पर आपको निशान लगा लेना है। अगर ये दोनों डेटें ऑकर हो रही हैं, आपको क्वेश्चन दे रहा है कि इस डेट पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, इस डेट पर आपके लिए आपने लोन पेमेंट कर दिया, इनमें से कोई भी पहले बाद में हो सकती है, तो विच एवर इज अर्लियर, ये आपके लिए डिमार्केशन हो गया। इस पे आपको फोकस करना है। गेटिंग? मैं बोल देता हूँ, एक डेट आपको दे देता हूँ मैं कि जुलाई 21 चल रहा है, हाँ जुलाई 21 में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। और एक डेट मैं आपको दे देता हूँ कि दिसंबर 2020 में हमने क्या किया, हमने लोन का पेमेंट कर दिया था। तो आपने जो अब लाइन बनाई है उसमें सारे आप जगह फिल कर सकते हैं। एक स्टार्ट की फिल कर सकते हैं 1 अप्रैल 2015, ठीक। एक पेमेंट की फिल कर सकते हैं 1 दिसंबर ऑफ 20, और एक आप फिल कर सकते हैं 1 जुलाई ऑफ 21, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। तो पहली बात, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड और डेट ऑफ पेमेंट में जो अर्लियर है वहाँ पे मेरा पेन आके रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अब आपके लिए लोन का पीरियड क्या हो गया, 1 अप्रैल 15 टू 1 दिसंबर 20, ये प्रायर पीरियड है। कंसिडरिंग यू हैव नॉट पेड एनी इंटरेस्ट, इस पीरियड में आपने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया, तभी तो प्रायर पीरियड बनेगा। वो एक अमाउंट भी रख लो आप यार, एक दिमाग में कि चलो 2 लाख रुपए हैं, लिखते जाइए, वो तो वर्बली बोल रहा हूँ को भूल ही जाऊँ मैं आखिरी में, तो 2 लाख रुपए हैं, एक इंटरेस्ट भी डाल लेते हैं हम लोग दिमाग में, तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। 10% का इंटरेस्ट है। क्लियर? तो अब आपको करना क्या है कि ये जो पीरियड निकला आपका 1 अप्रैल 15 से लगा के 1 दिसंबर 20 तक का, तो ये जो 1 दिसंबर 20 है, इससे आपको पीछे की ओर लौटना है। कहाँ? प्रीसीडिंग ईयर का एंड डेट, मतलब जहां पर भी ये आपकी डेट आई रेस्पेक्टिव either the construction completed or the payment of the loan whichever is earlier, वहां से preceding financial year का completion। तो हमारा ये जो 1 दिसंबर 20 आया, इसका preceding financial year कहाँ खत्म होगा, 31 मार्च 20। तो अब हमारे लिए प्रायर पीरियड क्या हो गया, 1 अप्रैल 15 टू 31 मार्च 20, ये प्रायर पीरियड बेटा हुआ। अच्छे से समझ लीजिए। यस सर बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी। ओके ओके, कोई बात। तो ये पीरियड है। फिर से दोहराऊं क्या बेटा इसको मैं एक बार, या ये क्लियर हो रहा है? 2 डेट्स आपको मिल सकती हैं बाद में, इनमें से जो पहले होगी उस पर हम फोकस करेंगे, और उससे पहले जो हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा होगा, मतलब हर केस में आपको 31 मार्च लेनी है। जहाँ पर भी ये मेरी डेट फॉल करेगी, इन दोनों में से अर्लियर वाली, उससे पहले वाला 31 मार्च लेंगे हम। इस केस में हमने 31 मार्च 20 लिया। अब ये महीने आप काउंट कर लीजिए, 1 अप्रैल 15 से लगा करके 20 तक, तो 15 16, 16 17, 17 18, 18 19, 19 20, 5 साल हो रहे हैं, 12 25 60, 60 मंथ्स। 2 लाख रुपए थे मेरे, ठीक है। तो 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1 महीने का ब्याज बनाइए इसको, तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 60। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा हमने तो एक्चुअली हुआ क्या, मंथ आप ले लिया 1 तारीख से, वो पूरा पूरा सही आ गया। कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई 20 से किसी का लोन स्टार्ट हो, सितंबर हो, किसी का कुछ हो, किसी का कुछ हो सकता है ना। तो वहाँ पर फिर वो आपको मंथ में कैलकुलेशन आएगी, ठीक। तो मंथ में आपको काम करना चाहिए। ऐसे हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। अब ये जो इंटरेस्ट निकला प्रायर पीरियड का, ये पूरा का पूरा करंट ईयर में नहीं जाएगा। करंट ईयर वाला इंटरेस्ट, अगर ये 2 लाख का इंटरेस्ट हमारा अब भी अनपेड चल रहा है, 2 लाख का लोन, तो ये जो हम अब रिटर्न भरने जाएंगे, इस यह जो एनुअल वैल्यू निकलेगी, इसमें 10% इसका 2 लाख का 20,000 तो घटवा सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आया, ये निकलेगा कितना, 1 लाख रुपए निकलेगा शायद ना। दैट 10% बना 20 और मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, 1 लाख रुपए निकला। तो ये तो जो भी निकले, तो ये जो निकलेगा इसको आप करोगे 1/5, ठीक।
जो ये प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, इसको आप करेंगे 1/5, और 1/5 करने के बाद फॉलोइंग ईयर्स में इनका 20% मतलब 1/5 1/5 1/5 इंटाइटल होगा फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन। फिर से दोहराऊं मैं इंटाइटल होगा फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन फॉर ओनली, ओनली को अंडरलाइन कर लेना, कमिंग या फॉलोइंग 5 फाइनेंशियल ईयर्स। यानी अगर मैंने ये 15 की आपको डेट दी थी, तो 15 के बाद 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, बस अगर ये 20 तक में कंज्यूम नहीं हो पाया, 20 तक में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो 20-21 और आगे के 21-22 में नहीं जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए इसको। और इस पर कई सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि उसका रेशियो बताइए कितना है, कई सारे रेशियो दे दिए, कितने साल तक जा सकता है, ऐसे भी आपको घुमा के पूछ सकता है, कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें भी कई सारे बन सकते हैं। तो जितनी अच्छी क्लियरिटी आप करते चलेंगे, उतनी अच्छी आपकी ऑब्जेक्टिव अपने आप तैयार हो जाएगी। ठीक, कोई क्वेरी आ रही है बेटा इस प्रायर पीरियड इंटरेस्ट से रिलेटेड? यस बच्चों, कोई क्वेरी? ठीक, यहाँ तक की बात सारी क्लियर। तो ये जो आपका चार्ट था 177 पर, इससे रिलेटेड जितनी चीजें कवर अप हो सकती हैं, ये सारी आपके साथ ऑलमोस्ट हो गई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि नेचर, क्योंकि प्रॉपर्टी के नेचर के हिसाब से चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी। हाँ, एक बात और करूँगा मैं आपसे कि जो हमारा अनरियलाइज रेंट है, या दो तरीके से, अब मैं किस चीज की बात करने जा रहा हूँ आपसे, एरियर ऑफ रेंट की। मेरी इच्छा ये है कि जल्दी से जल्दी ये टॉपिक कवर हो जाए। आगे हम लोग जब मिलें तो कोई इसी नए टॉपिक के साथ मिलें और इन न्यूमेरिकल्स के साथ मिलें। न्यूमेरिकल हम लोग साथ में छोटे छोटे करते चलें, वो रिवीजन की तरह काम करेंगे और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे, आपकी ग्रिप को बढ़ाएंगे कोर्स पर, और नए नए टॉपिक कवर हमारे होते चले जाएं। तो एरियर ऑफ रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एरियर ऑफ रेंट दो तरीके से अराइज हो सकता है। एक तो जो आपका अनरियलाइज रेंट है वो रिकवर हो जाए, तो ये भी यार पैसा पुराना आपको वापस मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि मान लीजिए कोई किराएदार और मकान मालिक हैं, उनके बीच में कोई इशू हुआ कि यार ये 2000 कम है, मेरा किराया जो है आप 5000 कर दो, और ये दोनों का मुकदमा चला गया कोर्ट में, 2 साल तक चला। 2 साल के बाद कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं नहीं नहीं, ये बात इनकी जस्टिफाई है कि इनका किराया बढ़ना चाहिए, पर मैं 5 नहीं मानता, 4 बढ़ा दो, तो 2000 पर मंथ। तो ये बढ़ेगा रिट्रोस्पेक्टिव डेट से, जिस डेट से मुकदमा आया है, और अब इसको चलते चलते 2 साल बीत गए, तो 2000 रुपये महीने पर मंथ 2 साल के बढ़ेंगे, तो 24 और 24 48,000 रुपये बढ़ेंगे। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, कारण कि क्योंकि इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन और लड़ाई तो 2 साल पहले से शुरू हुई थी ना, कि मेरा दिलाया जाए, यहाँ से मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। सुनने में समय लगा, तो जो जजमेंट आएगा वो आज की डेट से तो आएगा नहीं, वो तो पुराने से एप्लीकेबल होगा, तो एरियर मिलेगा। तो एरियर ऑफ रेंट और द रिकवरी ऑफ द अनरियलाइज रेंट, कभी जो आपका अनरियलाइज रेंट है, कभी आपका मान लीजिए कोई समझौता हो जाए या कोई सद्बुद्धि सद्विवेक जाग जाए आपके किराएदार को, उसको लगे बड़ी मानवता आ जाए, ठीक, उसको लगे कि नहीं इनका किराया जो बाकी दे देना चाहिए, तो अनरियलाइज्ड भी रिकवर्ड हो सकता है। तो जब कभी अनरियलाइज रिकवर हो जाएगा या एरियर ऑफ रेंट आपको मिलेगा, तो वो आपको शामिल करना पड़ेगा इसमें। तो आप जब उसको शामिल करेंगे तो 30% हटा के शामिल करेंगे, मतलब 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा के उसको शामिल करेंगे। ठीक, और ये कहाँ पे लिखा है, ये जरा मुझे देखना या ढूंढना पड़ेगा बेटा, किताब में कहाँ पे है। सेक्शन 23B आई थिंक होता है ये। ओके, एक तो बेटा मुझे मिला है, ये आप देख सकते हैं 183 पर, निकाल लीजिए। यस, पेज नंबर 183 मिला इसी था। यस सर। तो उस पे आप देखिए, ऊपर सबसे ऊपर आपके लिए लिखी है सेक्शन 25A।
रेंट रिसीव्ड इन एरियर्स और द अनरियलाइज्ड रेंट, इसकी बात मैं कर रहा था कि वॉट एवर द अमाउंट यू हैव रिकवर्ड, जो भी आपको मिल जाए फ्रॉम द अनरियलाइज्ड रेंट और द एरियर ऑफ रेंट, इस पर आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन काट के उसको शामिल कर सकते हैं। ठीक, ये बात मैं कर रहा था जो आपके लिए ज़रूरी थी। अब अगली बात है आपके साथ में, वो है इंटरेस्ट की बात भी मैंने आपसे कर दी, एरियर की बात भी कर दी, अनरियलाइज रेंट की भी बात कर दी। हाँ, अब एक बात और कर लेता हूँ आपके साथ में कि अगर आपके पास एक या दो से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माइनस में भी आ सकती है। अब आप कहोगे ये क्या बात हो गई है, माइनस में कैसे आ जाएगी? हाँ, आ सकती है। आप देखो ना कि आपकी मान लो जीएवी कम पड़ जाए और इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाए डिडक्टेबल अमाउंट, तो ये फिगर माइनस में आ सकती है। ठीक, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के कारण तो नहीं आएगी, ये तो 30% ही कम कर रहा है एनुअल वैल्यू को, लेकिन इंटरेस्ट तो पता नहीं कितना है ये, और ये डिडक्टेबल है, तो ये माइनस की फिगर क्रिएट कर सकता है। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आ सकता है। ठीक, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है अगर, तो अगर आपके पास कोई एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो वो दूसरे में एडजस्ट हो सकता है। आपके पास मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एक्स वाई जेड, तीन तरीके के मकानों से, एक्स में लॉस आ रहा है और वाई जेड में फ़ायदा आ रहा है, तो इन तीनों को मिला के आप अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बता सकते हैं। आपकी तरफ से फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जाएगा कि ए और एक्स और वाई की ये प्लस फिगर्स और ये जेड की माइनस फिगर, ये एडजस्टमेंट भी होगा। ठीक, इसके अलावा ये आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है, और तो वो फिर हम लोग जब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ेंगे तो वो एक ही दिन में कवर हो जाएगा। यहाँ पे वो चीज़ आपको थोड़ा सा अभी डिविएट करेगी। ठीक, आपको अभी दिमाग में इतना रखना है कि अगर इसमें माइनस आए तो दैट इज कंसिडरेबल और रिटन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आप लिख सकते हैं और यही लिखा जाएगा। ठीक, इसके माइनस में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आ सकता है, आ भी सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतनी बात हो गई हमारी। अब नेचर ऑफ द हाउस से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी बात हो जाए तो काफ़ी नज़दीक हम लोग इस चैप्टर को कवर अप करने में पहुंच जाएंगे। दैट इज़ कि वो हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास एक से ज़्यादा मकान है, तो एक मकान को, ठीक है, एक मकान को आपको वो क्या अलाउ करता है कि आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जीएबी नील रहेगी ही रहेगी, क्योंकि कोई इनकम ही नहीं है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अगर हम खुद अपने मकान में रह ही रहे हैं, ठीक ना, एक से ज़्यादा हैं तो ये हम मान सकते हैं, हम उसको लेट आउट ना भी करें तो डीम टू लेट आउट हो जाएगा, वो डीम्ड टू लेट आउट। ऑप्शन आपके पास होगा किसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रखना चाहते हो और किसको आप डीम टू लेट आउट कराना चाहते हो, ऑप्शन आपके पास होगा, ऑप्शन आपके पास होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मैं क्या बोल रहा था, बीच में एक फ़ोन कॉल आया तो डिस्टर्ब हुआ। हाँ, ऑप्शन आपके पास होगा कि किस वाले को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओ और किसको आप लेट आउट करो। ये ऑप्शन एसएससी के लिए छोड़ा गया है कि जिसमें उसको टैक्स बर्डन कम क्रिएट हो वो बना ले वो। तो जो एक हाउस है उसकी वैल्यू आप लेंगे नील जीएवी की, और जो नील आपका जीएवी आ जाएगा तो एनुअल वैल्यू क्या आएगी, एनुअल वैल्यू एक्चुअली नील आएगी। ठीक, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ें, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील हो जाएगा कि नील का 30% नील। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन ये अलाउड है इनकम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में से। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है तो क्या चीज़ हो गई बेटा कि अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और उस पर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन क्रिएट हो रहा है, तो ये आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो लॉस में ही जाएगी। अब इसमें जो इंटरेस्ट लोन है दैट इज डिडक्टेबल अप टू, दो कंडीशन है इसमें, सीलिंग लगी हुई है, अप टू 30,000 और अप टू 2 लाख।
दो तरीकों से ये इंटरेस्ट जो है ये आपका घटने के समय में दो तरीके के इसके ऊपर सीलिंग है कि या तो 30,000 तक घट सकता है या 2 लाख तक घट सकता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, या अगर आप लोगों के पास बुक है तो 179 पेज निकाल लीजिए। तो अगर ये लोन आपने एक्वायर किया है या लिया है बिफोर 31/3/1999, तो इंटरेस्ट की सीलिंग की मैक्सिमम लिमिट 30,000 रुपीज होगी। लिखा अच्छे से? Where such property has been acquired, constructed, repaired, renewed, reconstructed and the capital borrowed on or before 31/3/1999, then the maximum limit of interest is 30,000। ये एक सिंपल बात हो गई। दूसरी बात बोलता है कि अगर इस प्रॉपर्टी पर आपने जो लोन लिया ये आफ्टर लिया है 1999 के, तो ये इंटरेस्ट आपका 2 लाख तक डिडक्टेबल हो सकता है। कंडीशन क्या है 2 लाख तक डिडक्ट कराने के लिए? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी डन विद इन द 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ लोन। जिस डेट को आपने लोन लिया वहां से 5 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए या आप लोन को रीपे कर दो। ये दो कंडीशन अगर आप पूरी कर रहे हो, इन दोनों में से कोई एक पूरी कर रहे हो, देन आपको ये 2 लाख का इंटरेस्ट जो है वो डिडक्टेबल हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ध्यान रखना है। और लेट आउट के केस में तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेट आउट के केस में भी इंटरेस्ट ऑन लोन और ये सारी चीज़ें आपके लिए साथ चलेंगी। अब एक पॉइंट आपके साथ छूट रहा है को ओनर्स वाला, कि को ओनर्स में अगर आपके पास प्रॉपर्टी है जिसमें कई सारे लोग हैं, ठीक, तो उनकी जो भी इनकम आएगी वो उन्हीं के पोजीशन पोर्शन, जितना उनके पास हिस्सेदारी है या जितना पोजीशन है उसके रेशियो में बांट दी जाएगी। एक बात, पर सेपरेट कैलकुलेशन है, ठीक, सेपरेट कैलकुलेशन होगा, हर एक की अलग अलग। क्योंकि बेटा हमारे यहाँ जो पर्सन है वो तो डिफाइन है ना। अगर साझेदारी फर्म है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी है, तो साझेदारी फर्म अलग हो गई। अगर वो इंडिविजुअल्स हैं और वो को ओनर हैं, तो रिटर्न तो वो इंडिविजुअल की तरह भरेंगे ना, पार्टनरशिप फर्म की तरह तो भरेंगे नहीं। तो अगर इंडिविजुअल की तरह भरेंगे तो उनकी इनकम को भी तो हमको सेपरेट करना पड़ेगा एज लाइक इंडिविजुअल। गेटिंग? तो पहले तो आप उनके पोर्शन को बांटो और उनके पोर्शन के बंटवारे के हिसाब से उनके म्यूनिसिपल वैल्यू को बांटो, उनके एक्चुअल रेंट को बांटो, इस हिसाब से उनका कैलकुलेशन करके चलो। गेटिंग? एक साथ नहीं होगा। और जब इनका आप कैलकुलेशन करोगे तो इंटरेस्ट के लिए सब अलग अलग लायबिल है। हर एक आदमी अपनी हिस्से पर अलग अलग लोन भी ले सकता है। ये को-ओनर्स के केस में केस हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ, एक बात और हम आपकी ले लेते हैं अब। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी आपके साथ लगभग डिस्कस हो गई हैं, तो आई थिंक ऑलमोस्ट थिंग वी हैव कवर्ड। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी इस चैप्टर में मुझे ये दिखते हैं आपके लिए शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा। अब हमारी आपकी मुलाकात जो है वो 1 हफ्ते बाद होने वाली है, तो आप अच्छे से इनको लगाइए और इसके बाद हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। तो जितना भी आपके पास डाउट्स आए हुए होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1,
सेकंड, थ्योरी की बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी, जो अगर ऑब्जेक्टिव में भी आपकी मदद कर सकती है, अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न जा रहा है तो, और लॉन्ग में भी मदद करेगी। ठीक, तो कोई बेटा अभी के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जनरेट हो रही है तो प्लीज उसको आप पूछ सकते हैं। यस बच्चों, एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडे सेशन? सर नो क्वेरी। ओके, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है आप लोगों का। इसको तो ये पैटर्न ठीक है ना बेटा, शॉर्ट न्यूमेरिकल वाला, ये हेल्प करेगा आपको? चलिए ठीक, ओके देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा।